लीजिए सुनिए डैनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 35। क्रूसो के घर में नवीन अभ्यागत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरे इस द्वीपांतर निवास का 27वां साल शुरू हुआ। मैंने यथाशक्ति परमेश्वर की अर्चना पूजा करके इस स्मरणीय दिन का उत्सव किया। इतने दिनों से जो उनकी अप्रमेय दया का परिचय पाया है, तदर्थ उनके चरण कमलों में अपनी हार्दिक कृतज्ञता निवेदन की। मेरे मन में न मालूम क्यों एक ऐसी धारणा जम गई थी कि मेरे उद्धार का दिन सन्निकट है। अब मुझे 1 वर्ष भी बंदी की अवस्था में रहना न होगा। छुटकारे की आशा होने पर भी मैं पहले ही की तरह खेती और गृह कार्य में समय व्यतीत करता था। वर्षा ऋतु आई। अब बाहर जाने आने का अधिक सुयोग नहीं मिलता। मैंने अपनी नाव को समुद्र के किनारे रख दिया था। ज्वार आने पर हम दोनों नाव को खींचकर बहुत ऊपर ले गए और उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। ज्वार घट जाने पर गड्ढे के मुंह को बांध से बंद कर दिया। इससे नाव गड्ढे के भीतर ही पानी पर तैरती रही। अब समुद्र में उसके बह जाने का भय न रहा। वृष्टि का पानी रोकने के लिए उसके ऊपर डाल पत्तों का एक छप्पर बना करके रख दिया। यात्रा के लिए उपयोगी सब सामान ठीक ठाक करके निर्दिष्ट यात्रा के लिए नवंबर-दिसंबर मास की अपेक्षा करने लगा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा बीत चली। अब आकाश में कहीं बादल दिखाई नहीं देते। बिजली की वो चमक दमक अब कहीं देखने में नहीं आती। बादल ही के साथ वो भी अंतर्हित हो गई। इंद्रधनुष का कहीं नाम निशान नहीं रहा। सारा आकाश मंडल निर्मल हो गया। रात में पूर्ण चंद्र की छटा लोगों के हृदय को आकृष्ट करने लगी। पथिक गण स्वच्छंदतापूर्वक स्वदेश यात्रा करने लगे। हम भी यात्रा के लिए धीरे धीरे आयोजना करने लगे। एक दिन मैंने फ्राइडे को एक कछुआ पकड़ लाने का आदेश दिया। फ्राइडे जाने के बाद तुरंत ही दौड़ता हुआ आया और घेरा लांघ कर मेरे पास पहुंचा। उसने हांफते हांफते कहा, प्रभु प्रभु, सर्वनाश हुआ, बड़ी विपत्ति है। मैंने विस्मित होकर पूछा, क्या हुआ? कुछ कहो भी तो, क्या मामला है? फ्राइडे ने आंखें फाड़ करके कहा, अरे बाबा, 1 2 3, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1 2 3। ये सुनकर मैं अवाक हो रहा। 1 2 3 क्या? बहुत सोचने पर समझा कि असभ्यों की 3 नावें किनारे आ लगी हैं। मैं फ्राइडे को धैर्य बंधाने की चेष्टा करने लगा। भांति भांति से उसे ढांढस देने लगा। वो भय से कांप रहा था। उसकी ये धारणा थी कि वे लोग उसी को खोजने आए हैं और उसको पकड़ते ही मारकर खा जाएंगे। मैंने उसको ढांढस देकर कहा, घबराओ मत, देखो जो विपत्ति तुम पर है वही मुझ पर भी है। तब तुम इतना डरते क्यों हो? मैं उन सबों के साथ युद्ध करूंगा। क्या तुम मेरा साथ न दे सकोगे? फ्राइडे, हाँ, मैं बराबर साथ दूंगा और उन लोगों के साथ युद्ध करूंगा, परंतु वे लोग गिनती में अधिक हैं। मैं, इससे क्या? जो ना भी मरेगा वो भय से अधमरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरी रक्षा करोगे ना? फ्राइडे, आपके लिए मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूं, केवल आपकी आज्ञा चाहिए। तब मैंने उससे बंदूक और पिस्तौल लाने को कहा। उनमें जो जो शस्त्र अच्छे थे उनमें गोली और छर्रे भरे। अपनी कमर में नंगी तलवार बांधी और फ्राइडे की कमर में खंजर लटका दिया। जब हम दोनों हरवे हथियार से लैस होकर युद्ध करने को तैयार हुए, तब मैंने पहाड़ के ऊपर चढ़कर दूरबीन के द्वारा देखा कि वे लोग गिनती में 21 थे। 3 आदमी बंदी थे और 3 ही डोंगियां थीं। वे लोग कैदियों को खाने के आनंद में मग्न हैं। हाँ, कैसा जघन्य आनंद है, कैसी राक्षसी वृत्ति है। इस दफे वे लोग खाड़ी के पास एकदम जंगल के नजदीक उतरे हैं। मैं पहाड़ से उतर आया। कुछ अस्त्र शस्त्र फ्राइडे को दिए और कुछ मैंने अपने साथ ले लिए। मैं जैसा कहूं वैसा ही करना, ये उपदेश फ्राइडे को देकर उससे चुपचाप साथ आने को कहा। इस वीर वेश में जाते जाते मेरे मन में फिर पुराना धर्म भाव जागृत हो उठा। मेरे हृदय में ये विवेक वाणी बार बार गूंजने लगी कि उन लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है।
हम लोगों की आंखों में जो बड़ा ही नीच समझा जाता है वही उन लोगों के समाज का अगुआ होगा। तब उन लोगों के गुण दोष का विचारक मैं कौन हूं? मैंने इन बातों को सोच विचार कर तय किया कि जाऊंगा तो जरूर, तब शर्त यह है कि जैसा देखूंगा वैसा करूंगा। चुपचाप वन के भीतर घुस करके हम दोनों आदमी उन असभ्य लोगों के पीछे एक पेड़ की आड़ में जा पहुंचे। फ्राइडे ने झांक कर देखा और मुझसे कहा, वे लोग एक बंदी को मारकर खा रहे हैं, अब फिर दूसरे को मारेंगे। दूसरा व्यक्ति वही जलमग्न 17 गौरांगों में का एक है। अपने देशवासी की ऐसी दुर्दशा की बात सुनकर मेरा अंतःकरण एकदम विद्रोह से भर उठा। मैंने दूरबीन लगाकर देखा। बंदी की पोशाक आदि से अनुमान किया कि वो यूरोप देशवासी है। एक मजबूत लता से उसके हाथ पैर बंधे हैं। वो किनारे पर एक तरफ बालू पर पड़ा है। ये देखकर मैं 20-25 ढग और आगे बढ़ एक झुरमुट की ओट में छिप रहा। तब मेरे और उन असभ्यों के बीच करीब 80 गज का फासला रहा होगा। मैंने देखा 19 आदमी एक जगह बैठे हैं और 2 आदमी उस यूरोपियन को मारने गए हैं। वे दोनों निहुर कर उसका बंधन खोल रहे हैं। अब विलंब करना ठीक नहीं। ये सोचकर मैंने फ्राइडे से कहा, देखो मैं जैसा जैसा करता हूं तुम भी वैसा ही करो। ये कहकर मैंने एक बंदूक को पास रख ली और दूसरी उठाकर निशाना ठीक किया। फ्राइडे ने भी वैसा ही किया। मैंने कहा, फायर। दोनों बंदूकें एक साथ गरज उठीं। मेरी अपेक्षा फ्राइडे का लक्ष्य अच्छा हुआ था। उसकी गोली से 2 हत और 3 घायल हुए। मेरी गोली से 1 हत और 2 आहत हुए। बाकी सब भयभीत होकर चौंक उठे। किंतु ये अलक्षित मृत्यु किस तरफ से आती है इसका कुछ निश्चय न कर वे लोग खड़े हो चकित दृष्टि से चारों ओर ताकने लगे। किस ओर भागने से बचेंगे इसका भी कुछ अंदाज उन्हें नहीं था। हम दोनों ने फिर बंदूकें मारीं। इन बंदूकों में छर्रे भरे थे। इस कारण अब की बार 2 ही मरे, किंतु छर्रे लगने से इतने अधिक लोग घायल हुए कि वो लहूलुहान होकर पागलों की भांति चीत्कार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर के बाद उन घायलों में 3 मनुष्य धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद हम दोनों भरी हुई एक बंदूक लेकर झुरमुट की ओट से निकलकर बाहर आए। उन लोगों ने ज्यों ही हमारी ओर देखा त्यों ही हम खूब जोर से गरज उठे। हम भारी भारी बंदूकों को कंधे पर रखे फुर्ती से दौड़ नहीं सकते थे, तथापि जहां तक हो सका तेजी से जाकर बंदियों के पास पहुंचे। जो बंदियों को लाने गए थे वे दोनों आदमी तथा 3 व्यक्ति और डरकर नाव की शरण लेने जाते थे। मैंने फ्राइडे से कहा, मारो उन लोगों को। फ्राइडे पूर्ण साहस करके उन लोगों की ओर कुछ दूर तक और दौड़ गया। तब तक असभ्यगण नाव पर सवार हो चुके थे और भागने का उद्योग कर रहे थे। इसी बीच फ्राइडे ने 2 ही गोलियों में उन लोगों का काम तमाम कर दिया। इस अरसे में मैंने अपनी छुरी निकालकर बंदी के हाथों पैरों का बंधन काट डाला और पोर्चुगीज भाषा में पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने लैटिन भाषा में उत्तर दिया, मैं क्रिस्तान हूं। उत्तर तो उन्होंने दे दिया, पर भूख प्यास से वे ऐसे व्याकुल थे कि भली भांति बोल नहीं सकते थे। मैंने झट अपनी जेब से दूध रोटी निकालकर उनको खाने के लिए दी। तब फिर मैंने पूछा, आप किस देश के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा, स्पेन के। फिर उन्होंने अपने आकार इंगित और चेष्टा से मुझे कृतज्ञता सहित अनेक धन्यवाद दिए। मैंने टूटी फूटी स्पेनिश भाषा में कहा, महाशय परिचय पीछे होगा, अभी युद्ध जारी है। यदि आपसे हो सके तो ये पिस्तौल और तलवार लीजिए तथा शत्रुओं का विनाश कीजिए। हथियार पाते ही मानो उन्हें नवजीवन मिल गया। उनका उत्साह और साहस 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने बड़े वेग से जाकर 2 दुश्मनों को तलवार से 2 टुकड़े कर डाला। असभ्यगण अतर्कित भाव से आक्रांत होकर भय और आश्चर्य से किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। कितने ही मरकर गिरने और कितने ही भय से मूर्छित होकर गिरने लगे। मैंने अपनी तलवार और पिस्तौल स्पेनियर्ड को दी थी। इससे मैंने अपनी भरी हुई बंदूक को विशेष आवश्यकता के लिए रख छोड़ा था। मैंने फ्राइडे को पुकार कर कहा, झुरमुट की आड़ से और 2 बंदूकें ले आओ। वो वायु वेग से दौड़कर ले आया। मैं उसको अपनी बंदूक को देकर दूसरी भरने लगा। फ्राइडे से कह दिया कि बंदूक खाली हो जाने पर मुझको दे देना और भरी हुई ले लेना। मैं बंदूक को भर ही रहा था कि एक असभ्य वीर ने हाथ में काठ की तलवार लेकर स्पेनियर्ड पर आक्रमण किया।
स्पेनियर्ड दुर्बल होने पर भी खूब साहसी था। वो उसके साथ बड़ी बहादुरी से युद्ध करने लगा और 2 बार उस असभ्य के सिर पर अस्त्र प्रहार किया। असभ्य दीर्घकाय और बलिष्ठ था। उसने उन आघातों की कुछ परवाह न करके स्पेनियर्ड को धक्का मारकर गिरा दिया और उनके हाथ से तलवार छीनने लगा। तब स्पेनियर्ड ने तलवार को दूर फेंक कर पिस्तौल ली। मैं उनको धरती पर गिरा देख सहायता के लिए दौड़ा जा रहा था कि मेरे पहुंचने के पहले ही उन्होंने पिस्तौल की एक ही गोली से उस नीच को मार डाला। फ्राइडे ने अपना खंजर हाथ में लेकर पराजित शत्रुओं का पीछा किया और जिनको पकड़ पाया उन्हें मार डाला। स्पेनियर्ड ने मेरे पास आकर एक बंदूक मुझसे मांग ली और उससे 2 असभ्यों को घायल किया। 21 मनुष्यों में केवल 4 आहत और अनाहत व्यक्ति डोंगी पर सवार होकर भाग चले। फ्राइडे ने उन पर लक्ष्य करके 2 गोलियां मारी, पर ऐसा जानना पड़ा कि किसी को लगी हो। फ्राइडे उन लोगों का पीछा करने को प्रस्तुत हुआ। उनका भागना मुझे भी पसंद न था। कारण ये कि वे लोग अपने देश जाकर शायद अपनी मंडली को खबर दें और वहां से 200-300 आदमी आकर हम लोगों को मारकर खा डालें। इसलिए फ्राइडे के प्रस्ताव पर स्वीकृत होकर मैं झट कूद कर नाव पर सवार हुआ। वहां देखा कि एक आदमी जिसके हाथ पांव बंधे हैं डोंगी के भीतर पड़ा है और मारे डर के अधमरा सा हो रहा है। उसने सिर्फ शोरगुल सुना है, देखने तो कुछ पाया ही नहीं, अतः उसका भयभीत होना स्वाभाविक ही था। मैंने तुरंत उसका बंधन काट दिया। फिर उसको उठाने की चेष्टा की, परंतु वो उठे बिना ही गोंगा करने लगा। शायद उसने ये समझा हो कि मैं उसको मारने के लिए उठा रहा हूं। तब मैंने फ्राइडे से कहा कि इसको समझा दो कि ये डरे नहीं और इसे कुछ खाने को भी दो। फ्राइडे के समझाने पर वो उठ बैठा। फ्राइडे ने जैसे ही उस व्यक्ति का मुंह देखा वैसे ही उसको अपने गले से लगाकर बड़ा ही स्नेह जनाया। वो हंसकर रोकर और नाच गाकर खुशी से पागल हो उठा। बड़ी कठिनाई से मैंने समझा कि वो फ्राइडे का बाप था। उसका पितृस्नेह देखकर मेरी आंखों में आनंदाश्रु उमड़ आए। फ्राइडे कभी बाप का मस्तक अपनी छाती में लगाता, कभी अपना मस्तक उसकी छाती में छिपाता था, कभी नाचता, कभी हर्ष से चीत्कार करके नाव के नीचे उछल पड़ता था। उस बूढ़े के हाथ पैर बंधन से जकड़ गए थे। फ्राइडे ने बैठकर धीरे धीरे उसके हाथ पैर दबा दिए। उसने बाप को पाकर जितना आह्लाद प्रकट किया वो समझाने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। इस अघटित घटना से हम उन असभ्य भगोड़ों का पीछा न कर सके। कुछ देर के बाद जब मैंने समझा कि अब फ्राइडे का आनंदोच्छ्वास कुछ कम हो चला है, तब मैंने उसको पुकारा। वो छलांग मारकर हंसी भरे मुख से मेरे सामने आ गया। मैंने पूछा, क्यों रे, तूने अपने बूढ़े बाप को कुछ खाने को दिया है या केवल आदर ही कर रहा है? फ्राइडे ने कहा, नहीं, खाने को तो कुछ भी नहीं दिया। मेरे पेट में आप ही आग लगी थी। मेरे पास जो कुछ था उसे मैंने ही खा डाला। तब मैंने अपने बैग से रोटी और मुट्ठी भर किशमिश निकालकर उसे दी। कुछ तो उसके बाप के लिए और कुछ खासकर उसके लिए, किंतु उसने सब ले जाकर बाप को दे दिया। इसके बाद वो पलक मारते ही वहां से गायब हो गया। मैंने उसे कितना ही पुकारा पर उसने मेरी एक न सुनी। थोड़ी देर में वो घड़े भर जल और 2 रोटियां लेकर हाजिर हो गया। तब मैंने समझा कि वो सीधा घर जाकर ये चीजें ले आया है। दोनों रोटियां मुझको दी और जल अपने बाप को दिया। वो पानी पीकर स्वस्थ हो गया। मुझे भी बड़ी प्यास लगी थी। मैंने भी थोड़ा सा जलपान किया। मैंने थोड़ा सा जल स्पेनियर्ड को भी देने के लिए कहा। वो बेचारा एक पेड़ के नीचे घास पर लेटा हुआ विश्राम कर रहा था। वो बहुत थका मांदा था। उसके हाथ पैर सख्ती से बांधे जाने के कारण सूज गए थे। फ्राइडे ने रोटी और पानी लेकर उसको दिया। वो उठकर बैठा और खाने लगा। मैंने भी उसे पास जाकर एक मुट्ठी किशमिश दी। उसने मेरे मुंह की ओर जिस दृष्टि से देखा वो दृष्टि कृतज्ञता के भाव से भरी थी। यद्यपि युद्ध के समय उसने खूब बहादुरी दिखाई थी, किंतु इस समय वो एकदम बेसुध हो गया था। 2-3 बार उठने की चेष्टा की पर उठ न सका। उसके सूजे हुए दोनों पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही थी। मैंने फ्राइडे से उसके पैर दाब देने तथा शराब की मालिश कर देने को कहा। फ्राइडे जब तक वहां था तब तक मिनट मिनट पर दृष्टि फेर कर अपने पिता को देख लेता था। एक बार उसने पीछे की ओर घूम कर देखा, उसको पिता देख न पड़े। वो फौरन उठकर खड़ा हुआ और किसी से कुछ कहे बिना ही एक ही दौड़ में बूढ़े के पास जा पहुंचा। वो ऐसे जोर से दौड़ कर गया था कि उसके पैर मानो धरती पर पड़ते ही न थे। उसने जाकर देखा,
उसके वृद्ध पिता आराम करने की इच्छा से सो रहे हैं। तब फिर वो हमारे पास लौट आया। मैंने उससे कहा, स्पेनियर्ड को उठाकर नाव पर रखाओ, इसको घर ले जाना होगा। फ्राइडे खूब बलिष्ठ था। वो स्पेनियर्ड को पीठ पर लाद कर नाव पर रखाया। इसके बाद वो ऐसी शीघ्रता से नाव को खेकर ले चला कि मैं किनारे किनारे उसके साथ बराबर नहीं जा सकता था। उसने बिना किसी विघ्न बाधा के नाव को खाड़ी में ले जाकर झट उस पर से उतरकर फिर वायु वेग से दौड़ लगाई। वो मेरे पास से दौड़ा हुआ जा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, दूसरी डोंगी भी लाता हूं। प्रश्नोत्तर समाप्त होते न होते वो दृष्टिपथ से निकल गया। ऐसा विचित्र दौड़ना मनुष्यों की तो कुछ बात ही नहीं। मैंने घोड़ों में भी प्रायः कम देखा होगा। मैं पैदल चलकर अभी खाड़ी तक पहुंचा भी नहीं कि उसने दूसरी डोंगी भी लाकर हाजिर कर दी। उसने मुझे पार उतार कर उन दोनों अभ्यागतों को भी पार उतारा। वे दोनों अतिथि चलने में असमर्थ थे। मैं इन दोनों को घर तक ले चलने का उपाय सोचने लगा। झटपट एक खटोली सी तैयार करके उस पर उन दोनों को लिटाकर फ्राइडे और मैं उठाकर घर ले आया। भाग 36 अतिथि सेवा। स्पेनियर्ड और फ्राइडे के पिता को उठाकर हम लोग अपने पहले घेरे के भीतर तो ले आए। अब देखा कि दूसरे घेरे को लांघ कर उनको भीतर ले जाना कठिन है। घेरा काट डालने को भी जी नहीं चाहता था। तब मैंने फ्राइडे की सहायता से शीघ्र ही एक झोंपड़ा तैयार किया। उसके ऊपर डाल पात का छप्पर कर दिया। भीतर पयाल पर कंबल बिछाकर 2 बिछौने कर दिए। फिर आसन्न मृत्यु के मुख से रक्षा प्राप्त इन दोनों दुर्बल व्यक्तियों के आश्रय और आराम की व्यवस्था करके मैं उनके खान पान का प्रबंध करने लगा। फ्राइडे को एक बकरा काटने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही उसने बकरे को काट बनाकर उसका मांस पका दिया। फ्राइडे के हाथ का बना खाना बहुत साफ सुथरा और स्वादिष्ट होता था। मैंने नए तंबू में टेबल पर खाने की सामग्री को भली भांति सजाकर सबके साथ बैठकर भोजन किया और भोजन करते करते उन दोनों अतिथियों को आश्वासन दिया। फ्राइडे दुभाषिया बनकर मेरी बातें अपने बाप तथा स्पेनियर्ड को समझा देता था। स्पेनियर्ड उस असभ्य भाषा में भली भांति बातें कर सकता था। खाने पीने के बाद मैंने फ्राइडे से कहा कि युद्ध क्षेत्र में मेरी बंदूकें आदि जो चीजें पड़ी हों उन्हें तुम एक नाव ले जाकर उठा लाओ। उसके दूसरे दिन उसी के द्वारा कुल मुर्दों को मिट्टी में गड़वा दिया। कारण ये कि बाहर उन्हें यों ही छोड़ देने से इस द्वीप में रहना कठिन हो जाता। उसने सब काम अच्छी तरह कर दिया। युद्ध का या असभ्यों का एक भी चिन्ह न रहने दिया। अब मेरे टापू में प्रजा की संख्या 3 हुई। पहले था मैं राजा, अब मानो हुआ सम्राट। ये भावना मेरे मन में बड़ा ही हर्ष उपजाती थी। मैं ही समग्र द्वीप का अधीश्वर हूं। मेरी प्रजा का जीवन मरण मेरे ही हाथ में है। मैंने उनके जीवन की रक्षा की है। वे मेरी आज्ञा से प्राण देने को प्रस्तुत हैं। किंतु प्रजा के तीनों आदमियों का धर्म और मत 3 तरह का था। फ्राइडे प्रोटेस्टेंट क्रिस्तान था, उसका पिता नास्तिक था, और स्पेनियर्ड कैथोलिक क्रिस्तान था। किंतु मैं इससे क्षुण्ण न था। मेरे राज्य में मजहब की स्वाधीनता है, इसमें मैं अपना गौरव समझता था। मैं फ्राइडे को मध्यस्थ करके अपने नवीन अतिथियों के साथ वार्तालाप करने में प्रवृत्त हुआ। मैंने फ्राइडे के बाप से पूछा, तुम क्या सोचते हो? इन 4 भगोड़ों के मुंह से खबर पाकर क्या असभ्य गण दल बांध कर यहां आवेंगे और मुझ पर आक्रमण करेंगे? उसने कहा, मेरा ख्याल तो ऐसा नहीं है। जैसी तेज हवा बह रही थी उससे यही मालूम होता है कि नाव डूब जाने से वे लोग मर गए होंगे या दूसरे देश में पहुंच गए होंगे। दूसरे देश के लोग उन्हें जीते जी कब जाने देंगे? कदाचित वे बचकर अपने देश को लौट भी गए होंगे तो भी अब इस देश में न आवेंगे, क्योंकि वे आपस में कह रहे थे कि 2 स्वर्गीय देवों ने आकर वज्राघात से उन सब को मार डाला है। उन असभ्यों ने मुझको और फ्राइडे को देव समझ रखा और बंदूक की आवाज को वज्रनाद मान लिया था। वे असभ्य लोग आवें चाहे ना आवें, पर हम लोग सर्वदा चौकन्ने रहने लगे। अब हम लोग 4 आदमी हुए। 100 आदमियों का सामना कर सकेंगे,
ऐसा जी में भरोसा हुआ। अब फिर छुटकारे की चिंता होने लगी। फ्राइडे के पिता ने भी मुझको भरोसा दिया कि उनके देश में जाने पर सब लोग मेरे साथ सद्व्यवहार करेंगे। स्पेनियर्ड ने भी कहा कि उस देश में जो और पोर्चुगीज और स्पेनियर्ड लोग हैं, उन लोगों के साथ कोई बुरे तौर से पेश नहीं आता। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। वहां जाने पर वे लोग भी मेरा सम्मान करेंगे। मैंने कहा, यदि मैं वहां न जाऊं और उन यूरोपियनों को यहीं बुला लूं तो हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा जहाज बना सकेंगे। किंतु सच तो यह है कि मनुष्य एक विचित्र जीव होता है। जब तक उन लोगों को अपना मतलब निकालना होगा तब तक तो वे मेरा उपकार मानेंगे, पीछे से चाहे मेरा ही सर्वनाश करेंगे। जानते तो हो, स्पेन और इंग्लैंड की चिरशत्रुता है। स्पेनियर्ड ने इस बात का प्रतिवाद करके कहा, ये बात अब नहीं है, उसका आप भय न करें। वे लोग वहां बेकार पड़े हैं, इससे किसी तरह का सहाय पाने ही से वे कृतार्थ होंगे। आप कहें तो मैं वहां जाकर और उन लोगों का अभिप्राय जानकर फिर यहां आ सकता हूं। उन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र कपड़े लत्ते आदि कुछ नहीं है। असभ्यों की दया के भरोसे बैठे हैं। वे लोग आपसे सहायता पाने पर आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वे सभी भद्र और सहृदय हैं। आपको स्वामी समझकर चिरकाल तक आपकी सेवा करेंगे और आप ही की आज्ञा पर अपने जीवन मरण को निर्भर करेंगे। स्पेनियर्ड की बात सुनकर मैं उन लोगों की सहायता करने को राजी हुआ और उसे वहां भेजने का प्रबंध भी करने लगा। किंतु उसने एक आपत्ति की। उस आपत्ति में दीर्घदर्शिता और सत्यता दोनों का परिचय मिला। स्पेनियर्ड मेरे पास 1 महीने से है। मेरा जीवन निर्वाह किस तरह होता है इसे वो अच्छी तरह समझ गया है। सब अपनी आंखों देख चुका है। मेरे पास जो संचित अनाज था वो एक आदमी के लिए यथेष्ट था, किंतु अभी तो वो 4 मुंह में जाता है। उस पर यदि और यूरोपियन भाई आ जाएं तो उतने अनाज से कै दिन गुजर होगी। इसलिए एक फसल अन्न खूब अधिकता से उपजाकर तब उन लोगों को बुलाना ठीक होगा। नहीं तो वे लोग एक विपत्ति से निकल दूसरी विपत्ति में आकर अप्रसन्न हो सकते हैं। उसकी इस सलाह से प्रसन्न होकर हम चारों आदमी खेती के काम में प्रवृत्त हुए। 1 महीने बाद जमीन को अच्छी तरह जोत गोड़ कर बीज बो दिया। साथी मिल जाने से मैं अब निर्भय होकर टापू में जहां जी चाहता जाता था। मैं चुन चुन कर पेड़ दिखलाने लगा और फ्राइडे तथा उसका बाप दोनों उन्हें काटने लगे। स्पेनियर्ड को मैंने उनकी देखभाल पर नियुक्त किया। मैंने जिस तरह एक एक पेड़ से एक एक तख्ता निकाला था उसी तरह निकालना उन्हें भी बता दिया। क्रमशः उन्होंने 1 दर्जन बड़े बड़े तख्ते तैयार किए। भावुक व्यक्ति सोचकर स्वयं समझ सकते हैं कि उस तरह तख्ता निकालना कैसे कठिन परिश्रम का फल है। इसके बाद पारी बांधकर हम और फ्राइडे एक दिन और स्पेनियर्ड और फ्राइडे का पिता दूसरे दिन बकरे पकड़ने के लिए जाने लगे। थोड़े ही दिनों में हम लोगों ने 20-25 बकरे और बढ़ा लिए। इसके अनंतर हम लोगों ने 50-60 मन सूखे अंगूर इकट्ठे कर लिए। फसल तैयार होने पर धान और जौ भी बहुत हुए। अनाज रखने के लिए और कितनी ही टोकरियां बुननी पड़ीं। स्पेनियर्ड इस काम में बड़ा दक्ष निकला। खाद्य सामग्री पूर्ण रूप से संचित हो जाने पर मैंने स्पेनियर्ड से उनके साथियों को बुला लाने को कहा। उससे मैंने अच्छी तरह समझाकर कह दिया कि जो व्यक्ति शपथ पूर्वक मेरा अनुगत होना स्वीकार न करें उन्हें न लाना। जो लोग मेरी अधीनता स्वीकार करें उनको स्वीकृति पत्र पर मेरी अनुगामिता के विषय में हस्ताक्षर करना होगा। इस समय मुझे इसका ख्याल न रहा कि उन लोगों के पास स्याही कलम और कागज भी तो कुछ न होगा। जो हो, स्पेनियर्ड और फ्राइडे के पिता डोंगी पर सवार होकर चले गए। मैंने उनके साथ 2 बंदूकें, कुछ गोली बारूद और 8 दिन का भोजन रख दिया। आज 27 वर्ष के अनंतर अपने उद्धार की इस प्रकृत आयोजना से मेरा हृदय आनंद से आप्लावित हो रहा था। कुंवार की पूर्णिमा की रात में अनुकूल वायु देखकर वे दोनों रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 36 अतिथि सेवा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।